हम लोगों ने करप्शन के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है और साथ ही साथ करप्शन को डिफाइन करने का प्रयास किया है। पिछली क्लास में हमने इस काम को पूरा किया। हमने ये देखा कि भारत में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो करप्शन ही है। कहीं ना कहीं रोज ही आप देखते होंगे टेलीविज़न न्यूज़ के माध्यम से या न्यूज़पेपर में आप करप्शन से संबंधित घटनाओं का आपको उल्लेख मिलता होगा। कभी आप पढ़ते होंगे कि किसी पटवारी ने 5,000 रुपये की रिश्वत ली और वो लोकायुक्त छापे में पकड़े गए। तो कभी कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, तो कभी किसी नगर पालिका, नगर निगम या किसी पुलिस अधिकारी के भ्रष्टाचार की चर्चा होती। तो हर जगह करप्शन से संबंधित घटनाएं देखने को मिलती। बड़े स्तर पर यानी जो ग्रैंड करप्शन जिसको हमने कल कहा था, उसमें भी आप लोग चर्चा करते होंगे कि बहुत बड़ा कोई घोटाला हो गया, चाहे वो बैंक का फ्रॉड हो गया, बैंक से करोड़ों रुपए किसी ने कर्ज लिए, उसे वापस नहीं दिए, विदेश भाग गए। कई नाम आपके जहन में आ गए होंगे, नीरव मोदी का नाम, विजय माल्या का नाम। ये सब कहीं ना कहीं करप्शन के अलग अलग स्वरूप हैं। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करप्शन। और करप्शन का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया नहीं है। इसके बारे में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी जिक्र किया है। आप जानते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये मौर्यकालीन बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और आज भी ये रेलिवेंट है, प्रासंगिक है। और इसमें 40 तरह के करप्शन का उल्लेख उन्होंने किया था उस समय भी। और बाद में जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना CVC 1964 में, तो उन्होंने जो है बहुत सारे करप्शन का जिक्र किया और उन्होंने कैटेगराइज किया कि देयर आर 27 टाइप्स ऑफ करप्शंस वी आर सीइंग इन इंडियन इकोनॉमी या इंडियन सोसाइटी। तो उन्होंने 27 तरह के करप्शन का जिक्र किया है। चाणक्य ने जो है 40 तरह के करप्शन का उल्लेख अपनी रचना में किया है। और हमने जब कल आपको करप्शन के टाइप्स बताए तो उसमें भी अलग अलग तरह के करप्शन हमने बताया आपको कि पॉलिटिकल करप्शन क्या होता है, कॉर्पोरेट करप्शन क्या होता है, ग्रैंड करप्शन क्या होता है, पेटी करप्शन क्या होता है। तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं और वैसे भी नॉलेज के लिए भी वो भी एक बहुत अच्छा आपको वहां पर इनपुट मिलेगा। फिलहाल अब ये प्रश्न उठता है कि करप्शन इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश में मौजूद है और ये एक स्वाभाविक सी बात है कि एक मानवीय प्रवृत्ति भी है, इसे एक ह्यूमन नेचर के रूप में भी आप देख सकते हैं कि करप्शन एक ह्यूमन बेसिक नेचर के रूप में है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया है कि जिस तरह लाइक द फेनोमेना, मछली जो है जल में रहते हुए जब वो पानी में रहती है तो वो पानी की बूंदे ये सोचना कि वो पानी नहीं पी रही है, ठीक वैसा ही ये सोचना कि एक प्रशासन में काम करने वाले जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में, छोटी से छोटी मात्रा में भ्रष्टाचार का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये सोचना सही नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि आटे में नमक के बराबर भ्रष्टाचार आज से नहीं, हजारों सालों से इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में प्रचलित है। तो अब ये सवाल उठता है कि हमें इसके बारे में जानना है कि कारण क्या है, कि आखिर हम करप्शन को खत्म क्यों नहीं कर पाते, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट। अब जब रूट कॉज को जानने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे मुद्दे उठ खड़े होते हैं। इवन यहां तक प्रश्न उठता है कि ये कोई 1, 2, 4 कारणों से करप्शन नहीं होता। There are hundreds of reasons behind the corruption, यानी कि हमारे देश में भ्रष्टाचार के अनेकों कारण मौजूद हैं। क्या कारण है कि यूरोप के कुछ देश हैं वहां पर भ्रष्टाचार का स्तर बहुत कम है। क्या कारण है कि एशिया के कई देश हैं जहां पर भ्रष्टाचार के लेवल बहुत ज़्यादा है। और जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में देखेंगे या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारे देश हैं यूरोप के या ओशिनिया कंट्रीज जो हैं उनके हैं, वहाँ पे करप्शन का स्तर बहुत नीचे है।
डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है, यहाँ पर करप्शन का स्तर कम है। और वहीं आप भारत में आएंगे, बांग्लादेश में आएंगे, पाकिस्तान में आएंगे, चाइना में आएंगे, इन देशों में करप्शन का स्तर बहुत ज्यादा है। इवन कई अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां तो करप्शन अपने चरम पर है। सोमालिया, सीरिया, ये ऐसे साउथ सुडान, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे नीचे आते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2019 जो जनवरी 2020 में रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर चर्चा होगी किसी न किसी आगे आने वाले जो क्लासेज हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर उसके रीजंस पर जाने से पहले थोड़ी सी बात इसलिए करना जरूरी है कि हमें ये पता हो कि ये करप्शन के कारणों को जानने के लिए हमें क्या इनपुट होना चाहिए। What should we know to find the reasons of the corruption? तब जब हम आपसे इस पर बात करेंगे तो विस्तृत आपसे चर्चा होगी। जनरली किताबों में अलग अलग किस्म की नोट्स में आप यही पढ़ते होंगे कि करप्शन का हिस्टोरिकल रीजन होता है, करप्शन का सोशल रीजन होता है, करप्शन का पॉलिटिकल रीजन होता है, करप्शन का कल्चरल रीजन होता है। करप्शन इसलिए होता है क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको बहुत सिक्योरिटी, सुरक्षा दी जाती है, संवैधानिक और कानूनी। ऐसे अलग अलग तरीकों से इसे डिफाइन करते हैं। तो ये कारणों को जानने वाला ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत व्यापक है। हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि आपको कुछ इन्हीं मुद्दों से संबंधित चीजों को थोड़ा और ज्यादा डिटेल में बताया जाए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमने उठाई है कि जब करप्शन की हम बात करेंगे कारणों को, तो सबसे पहले चर्चा हम ये करना चाहेंगे कि करप्शन किन किन चीजों से रिलेटेड है, यानी पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड, यानी कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए, इन्हें डिस्कस होना चाहिए। तो हमने सबसे पहला पॉइंट जो जिक्र किया है वो ये, क्या करप्शन किसी देश के जीडीपी से जुड़ा है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। द करप्शन इज लिंक्ड विद द जीडीपी ऑफ एनी कंट्री, क्या जीडीपी से जुड़ा है? अब देखिए यहाँ पर अलग अलग देशों में स्टडी हुई इसकी, तो पता चलता है जो सामान्य व्यू आया कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो देश जहां पर जीडीपी का स्तर कम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैल्यू इज लो, करप्शन इज हाई। क्या हो गया? जीडीपी से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर जीडीपी छोटा है तो करप्शन ज्यादा है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि 100% केस में सही होगा, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज ट्रू। देखा गया कि वो देश जहां जीडीपी का स्तर छोटा है वहां पर करप्शन का लेवल ज्यादा है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो इन जनरल केसेस ये बात निकलकर सामने आई। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात, रिलेटेड विथ एजुकेशन, क्या जीडीपी जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी है? अब यहां पर एक दूसरी बात आ गई कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी है क्या जीडीपी? ठीक है, यहां भी ये भी डिस्कशन का एक पॉइंट बन जाता है कि क्या जीडीपी, वो देश जहां पर शिक्षा का स्तर निम्न है, या वो राज्य, अगर देश के अंदर बात करेंगे तो वो राज्य जहां शिक्षा का स्तर निम्न है, वेयर द लेवल ऑफ एजुकेशन इज लो, क्या वहां पर करप्शन ज्यादा है? देयर करप्शन इज हाई। अब इसके ऊपर भी स्टडी हुई। ये सब डिस्कशन के पॉइंट है, मतलब ये सोचने में आता है कि क्या शिक्षा का संबंध करप्शन से है। तो कई विद्वानों ने स्टडी की, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देखे, तो उससे पता चलता है जैसे केरल में करप्शन स्तर सबसे नीचे है। भारत में, केरल में करप्शन का लेवल जो भारत में जो रिपोर्ट वगैरह आती है तो उसमें केरल का स्तर जो है सबसे नीचे है। और वहीं जब राजस्थान का स्टडी किया जाता है, या बिहार का स्टडी किया जाता है, या यूपी की स्टडी की जाती तो ऊंचा मान मिलता है करप्शन का स्तर। ऐसे ही कई देशों के स्तर पर भी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब हुआ कि करप्शन का संबंध शिक्षा से है। एजुकेशन इज रिलेटेड विथ करप्शन। ठीक, दो बात हो गई। अब देखिए, पहले तो जीडीपी का प्रश्न आया, दूसरा प्रश्न आया एजुकेशन का, एजुकेशन के बारे में सोच के देखिए। तीसरा प्रश्न आता है कि रिलेटेड विथ ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्या करप्शन का संबंध कोई भौगोलिक स्थिति से है क्या, कि कोई ज्योग्राफिकल रीजन में ज्यादा करप्शन होगा और किसी ज्योग्राफिकल रीजन में कम करप्शन होगा। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन की जब स्टडी की गई तो एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में करप्शन का स्तर ज्यादा है, और वहीं कई यूरोप के देश हैं, अमेरिका के देश हैं, नॉर्थ अमेरिका के देश हैं, वहां करप्शन का स्तर कम है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी अंतर पड़ता है।
क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत सारी चीजों को प्रभावित करता है। वहां पर प्रोडक्शन कैसा है, वहां पर मिनरल्स कैसे हैं, एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है, वहां पर जो है लोगों का रहन सहन किस तरह का है। अब ज्योग्राफिकल लोकेशन तो एक टर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है हमारे रीजन्स को, यानी करप्शन के रीजन को प्रभावित करता है। और आगे बढ़ते हैं, लिंक टू द फ्रीडम इन द कंट्री, अलग अलग तरह की स्वतंत्रताएं जो लोगों को मिलती है, पर्सनल फ्रीडम, स्पीच का फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम। क्या ये जो फ्रीडम्स हैं, ये जो स्वतंत्रताएं लोगों को मिलती हैं, इसका भी क्या करप्शन पर असर पड़ता है? तो आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, पड़ता है। अगर किसी देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि लोग सरकार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ, उनके कार्यों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मीडिया है, तो करप्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पर्सनल, अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है लोगों को रहन सहन की, घूमने फिरने की, तो क्या हो जाएगा? वहां पर करप्शन कम होगा। इकोनॉमिक फ्रीडम, व्यापार व्यवसाय की, अब इतने सारे रूल्स रेगुलेशन अगर ज्यादा होंगे, अधिकारियों को ज्यादा पावर दिए जाएंगे, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, तो करप्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम भी करप्शन से संबंधित है। ये सारे बिंदु आप इस संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि जब करप्शन की चर्चा होगी, तो जब आप कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, तो आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। जीडीपी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में आपके दिमाग में होना चाहिए, उस देश या उस क्षेत्र की स्थिति, पर्सनल लेवल पर स्पीच या इकोनॉमिक लेवल पर फ्रीडम की क्या स्थिति है, ये पता होना चाहिए। अब देखिए, कुछ विद्वानों ने और भी स्टडी की, गहरी स्टडी की। ऐसा समाज जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, सोशल स्टडी से पता चलता है ये सब चीजें, यानी जो करप्शन है, ये खाली इकोनॉमिक, आर्थिक मुद्दा नहीं है या एथिकल मुद्दा नहीं है, ये सोशल क्वेश्चन भी है। इसीलिए जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं, वहां भी आपको करप्शन पढ़ना पड़ता है। और जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वहां भी पढ़ना पड़ता है। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं वहां भी पढ़ना पड़ता है। लोक प्रशासन, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं वहां भी पढ़ना पड़ता है। तो करप्शन जो है सभी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर एक सोशल स्टडी की गई, तो पता चला कि ऐसे समाज जो पैट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक समाजों में भ्रष्टाचार का स्तर ज्यादा होता है। यानी ऐसे समाज जो पैट्रियार्कल हैं, करप्शन का स्तर वहां पर ज्यादा होगा। और ऐसे समाज जो पैट्रियार्कल नहीं है, यानी कि वहां पर जो समाज पितृसत्तात्मक है, वहां पर करप्शन का स्तर ज्यादा होगा। और वो समाज जो मातृसत्तात्मक है, मैट्रियार्कल है, वो वहां पर जो है करप्शन का स्तर कम होगा। अब ये स्टडी आई, ये यूनिवर्सल नहीं है, कुछ स्टडी से की रिपोर्ट से ये बात पता चलती है कि ऐसा भी देखने को मिलता है। और आगे बढ़ते हैं, पीस और क्राइम का संबंध क्या करप्शन से है? उन देशों में जहां पीस है, शांति है, ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं है, सिविल राइट्स नहीं है, आपस में जातीय झगड़े या दंगे नहीं है, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं है, उन देशों में करप्शन कम पाया गया। और वो देश जहां पर क्राइम है, अनरेस्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, वहां पर करप्शन का लेवल ज्यादा पाया गया। यानी जहां पर अपराध होगा, क्राइम होगा, चाहे जिस भी तरह का क्राइम हो, तो वहां पर करप्शन का स्तर ज्यादा होगा। अब एक और चीज होती है, अब सवाल ये उठता है कि क्या करप्शन किसी एक पर्टिकुलर रीजन से जुड़ा है? ये भी आप समझ गए होंगे। शुरू में ही मैंने बोला कि करप्शन इज नॉट रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर रीजन, किसी एक विशिष्ट कारण से ये प्रभावित नहीं होता। तो इसके पीछे जो कारण है ये अनएम्बिगुअस, यानी हाउ टू डील विद करप्शन इज अनएम्बिगुअस, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर स्पष्ट कारण नहीं है। देयर इज नो पर्टिकुलर स्पेसिफिक, कोई कारण नहीं बता सकते कि जीडीपी कम होना कारण है, या एजुकेशन कम होना कारण है, या ज्योग्राफिकल लोकेशन कारण है, या कोई देश में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये कारण है। ऐसा आप पर्टिकुलर नहीं कह सकते। तो देयर आर सो मेनी रीजंस
किसी देश में करप्शन का कारण वहां का रिलीजन है, किसी देश में करप्शन का कारण वहां का कल्चर है, किसी देश में लोगों की हैबिट है, किसी देश में ट्रेडिशन है, एथिक्स है, मोरालिटी है, और भी दूसरे दूसरे जो कारण हैं वो सब मिल करके करप्शन को प्रभावित करते हैं। All these factors anyway affect the corruption, यानी डेवलपमेंट ऑफ करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार के विकास का कोई एक कारण नहीं है, there are so many reasons behind it। और आगे बढ़ते हैं और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी अभी आएगी आपके सामने। कॉमन फैक्टर्स ऑफ द करप्शन। अब जब सब चीजों की स्टडी हुई तो पता चला कि देयर आर सम कॉमन फैक्टर, कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं, कोई सामान्य चीज है जो करप्शन को प्रभावित करता है। जैसे कुछ विथ रेयर एक्सेप्शन द लो इनकम कंट्रीज हैव मोर करप्शन। कुछ रेयर केसेस को छोड़ दिया जाए, कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए तो जिन देशों में लो इनकम कंट्रीज, यानी जहां पर लोगों का पर कैपिटा इनकम कम है, where people have low per capita income, more corruption, ये कॉमन फेनोमेना है। यानी उन सब देशों में जहां पर लो इनकम है, पर कैपिटा इनकम लो है, वहां पर करप्शन ज्यादा पाया गया, और जहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा था वहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा था वहां पर करप्शन कम पाया गया। ठीक है, तो इस तरह से करप्शन के जो है कुछ कॉमन रीजन निकल के आए। और देखते हैं, मोस्ट कंट्रीज हैव क्लोज्ड इकोनॉमी। ऐसे देश जहां की इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बंद अर्थव्यवस्था वाले देश, यानी जो दूसरे देशों से आयात निर्यात नहीं करते थे, जो दूसरे देशों जहां पर इकोनॉमी ग्लोबल नहीं थी, तो उन देशों में करप्शन ज्यादा था। क्लोज्ड इकोनॉमी वाले देशों में, क्लोज्ड इकोनॉमी वाले देशों में करप्शन ज्यादा पाया गया। अब ये एक और नजरिया हो गया कॉमन फैक्टर में। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन इज विजिबल, ये भी चीज देखा गया, जो धर्म होता है, जिस धर्म को लोग मानते हैं, उसकी जो मान्यता है, उसकी जो फीलिंग्स है, बिलोंगिंग्स है, उनकी जो सोच है, वो भी करप्शन को प्रभावित करती है। मैक्स वेबर की एक विस्तृत स्टडी है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसमें उन्होंने स्टडी किया और पाया कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग होते हैं, जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन को मानते हैं, ये एक स्पेसिफिक स्टडी है, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं, एक तो वो आर्थिक रूप से ज्यादा परिश्रमी होते हैं, इकोनॉमिकली ज्यादा मेहनत करना वो जानते हैं, पैसा बचाना जानते हैं, और करप्शन में उनका विश्वास नहीं होता, यानी वो लेस करप्ट होते हैं। तो ऐसे देश जहां पर प्रोटेस्टेंट धर्म का ज्यादा प्रभाव है, वहां पर करप्शन क्या हो जाएगा, कम होगा, और जहां प्रोटेस्टेंट धर्म नहीं है वहां पर करप्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक, यानी कि प्रोटेस्टेंट धर्म की मान्यता वाले देशों में करप्शन कम होगा। ऐसा ये स्पेसिफिक स्टडी है मैक्स वेबर की। लेकिन भारत के संदर्भ में आप बोलेंगे कि भाई भारत में बहुसंख्यक हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, या फिर मुसलमान रहते हैं, या सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, यहाँ की स्टडी, भाई यहाँ पर कोई ऐसी स्पेसिफिक स्टडी रिलीजन बेस्ड नहीं हुई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों के जो धर्म है, रिलीजन है, अब ये कॉमन नहीं है, लेकिन आप अपने लेवल पे सोच के भी देखिए कि हर व्यक्ति पे ये लागू नहीं होता है, लेकिन अगर किसी धर्म में ये मान्यता है कि पैसा आना चाहिए जहां कहीं से भी हो, या किसी धर्म की ये परंपरा है कि व्यक्ति चाहे अमीर होना चाहिए, चाहे वो गलत तरीके से हो या सही तरीके से हो, तो अगर इस तरह की धार्मिक मान्यता होगी तो स्वाभाविक है थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा व्यक्ति को, और वो करप्शन के लिए प्रेरित होगा। लेकिन अगर मान लीजिए धार्मिक मान्यता ऐसी है कि नहीं, करप्शन किसी भी तरह से करना गलत है, जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा वो तो नरक में जाएगा, जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति जो है किसी भी तरह से उसको प्रतिष्ठा या सम्मान नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह से उसे समाज में उसे महत्व नहीं दिया जाएगा। यानी धार्मिक आधार पर अगर ऐसी विचारधारा होगी तो क्या होगा, करप्शन कम हो जाएगा। तो यहां पर हमारा मकसद आपको ये बताने का है कि रिलीजन का इन्फ्लुएंस भी करप्शन पर है, ये कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट, वन मोर थिंग, ये तो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि अगर मीडिया का फ्रीडम है
यानी कि इफ देयर इज ए फ्रीडम ऑफ मीडिया, अगर मीडिया को फ्रीडम है, यानी कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन न्यूज, अगर ये अपने ढंग से इनके रिपोर्टर्स वगैरह जब काम करते हैं और ये जब काम करने को इन्होंने स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिलता है, ये किसी भी संस्था की आलोचना कर सकते हैं। अगर कहीं भी इन्हें भ्रष्टाचार दिखता है तो वो भ्रष्टाचार को वो पेपर में छाप सकते हैं और उनको पूरी सुरक्षा भी मिली हुई है, क्योंकि जो भ्रष्ट लोग होते हैं वो अपराधी भी होते हैं, क्राइम भी होते हैं, है ना, गिरोह बना लेते हैं। कल मैंने जब आपको बताया था, डिफाइन किया था करप्शन को, तो वहां पर हमने एक शब्द जिक्र किया था, नेक्सस ऑफ द पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रियल एस्टेट पीपल एंड द क्रिमिनल्स। एक नेक्सस बन जाता है। तो जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज उठाएगा वो तो इनका दुश्मन हो गया, उसकी तो हत्या कर देते हैं लोग। बहुत से एग्जाम्पल मिले आप, जैसे मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला एक बड़ी चर्चित घटना है, देखिए उससे रिलेटेड कितने सारे लोग मारे गए। इसी तरह से बिहार में एक इंजीनियर थे, है ना, ये लोग व्हिसिल ब्लोअर वाला टॉपिक भी आएगा, आप पढ़ेंगे इसको। बहुत सारे व्हिसिल ब्लोअर्स होते हैं जो करप्शन जहां हो रहा है उसकी आवाज उठाते हैं पहली बार कि भाई ये गलत हो रहा है, जानकारी देते हैं। कई बार ऐसा होता है जब पता चलता है ऐसे नेक्सस को, ऐसे लोगों को, उसमें अधिकारी भी शामिल होते हैं, इवन कई बार तो राजनीतिक जो मंत्री होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो भी उसमें शामिल होते हैं। बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा इस तरह से। तो देखिए मीडिया जो है, अगर उसको फ्रीडम है तो वो क्या होगा, ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे और वो रोक पाएंगे करप्शन को। इसके अलावा रिलेटिवली लो लेवल ऑफ एजुकेशन, अभी ऊपर बात कर ही रहे थे कि अगर एजुकेशन यानी शिक्षा का स्तर कम है तो कहीं ना कहीं ये भी करप्शन को प्रभावित करेगा। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, हाई लेवल ऑफ करप्शन। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सब से मिलाकर के अगर हम देखें कि करप्शन अराइजेस फ्रॉम सेवरल इंटर रिलेटेड फैक्टर्स, इसका मतलब ये हुआ कि करप्शन का कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स बिहाइंड द करप्शन। यानी कि यहां पर अल्टीमेटली ये बात निकल के हमारे सामने आ जाती है कि करप्शन को बहुत सीमित दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता, इसे विस्तृत दृष्टिकोण से समझना होगा। इसको, इसके कारणों को जानने के बाद ही इसके जो इम्पैक्ट हैं और उसको दूर करने के उपायों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए उसके रूट कॉज को समझना जरूरी है। तो कारण क्या चीज है, यानी कि अगर किसी को बीमारी होती है तो क्या करते हैं, पैथोलॉजी में उसको टेस्ट करते हैं, है ना, उसका ब्लड टेस्ट करते हैं, उसका यूरिन टेस्ट करते हैं, या अगर मान लीजिए मस्तिष्क के संबंधित बीमारी है या पेट से संबंधित बीमारी है तो उससे रिलेटेड जो है रेडियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, है ना कहीं वो टेस्ट, उस टेस्ट से क्या पता चलता है, रीजंस, कारण क्या है। तो हमारे पास ये टॉपिक भी वैसे ही महत्वपूर्ण है कि आखिर करप्शन अगर हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। कारण को जानने के बाद ही आप उसके इम्पैक्ट को समझ पाएंगे कि ये कारण था इसीलिए इसका ये इम्पैक्ट पड़ा, और इम्पैक्ट को समझने के साथ साथ आप उसके उस बीमारी को दूर करने के उपाय के बारे में दवाइयां लिख पाएंगे। तो उसके निराकरण आपके सामने उसके बाद आएगा कि कौन कौन से हम ऐसे तंत्र बना सकते हैं, मशीनरी बना सकते हैं, संस्थाएं बना सकते हैं, तरीके डेवलप कर सकते हैं जिससे कि आप जो है उस करप्शन जैसी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो एक छात्र, एक स्टूडेंट होने के नाते, पीएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करने के नाते तो आप इसे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक नागरिक होने के नाते, बीइंग ए सिटीजन ऑफ कंट्री, भी आपको ये पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ हम जो यहाँ पर टॉपिक आपको पढ़ाते हैं ये पीएससी और यूपीएससी के लिए तो आपके लिए काम का है ही, इससे तो आप बेहतर आंसर लिख पाएंगे और अच्छा लिख पाएंगे। इसके अलावा आप जब सोसाइटी में काम करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट वहां पर आपको काम करने में मदद करेगा। तो मैंने आपको कई बार इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की है
कि ये जो हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो थ्योरीज होते हैं, इसको आप थोड़ा एक्सपैंड भी कीजिए, ये लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, उन्हें भेजिए भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं देखता हूं कि जिस तरह से प्रॉपर रिस्पॉन्स और बेहतर आना चाहिए उतना बेहतर रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो ये मेरे लिए डिमोटिवेटिंग भी होता है। तो इसीलिए हम सभी लोगों से जो जिनके पास तक ये वीडियो पहुंच पाता है उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे आप शेयर कीजिए, आप लोगों तक जो है पहुंचाइए इसको। जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, ये जो आपके पेरेंट्स हैं, उन्हें भी आप ये चीजें शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं देखिए इस तरह से चीजों को बताया गया है। और साथ में अगर आपको पसंद आता है, लाइक करते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये सब चीजें जो है आगे के लिए मोटिवेशनल होती हैं। अब आगे बात करें, देखिए आप यहाँ पर क्या होता है कि जब ये करप्शन जब एक फैक्टर से प्रभावित नहीं होता, यानी बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो करप्शन को प्रभावित करते हैं, अब एक एक करके देखा जाए, है ना। बहुत सारी मजेदार चीजें भी इसमें आपको इंटरेस्टिंग भी मिलेगा, लेकिन टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा ये। जैसे देखिए आप हिस्टोरिकल फैक्टर, अगर आप केवल मैं अब अभी जो ये पॉइंट्स लिखे हैं इस पे तो मैं बाद में आता हूं। अगर आप एक हिस्टोरिकल फैक्टर, ऐतिहासिक कारण, मतलब हम लोग जो है मतलब ऐतिहासिक रूप से भ्रष्ट हैं। मतलब भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारे इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई कि कोई भी बोल देगा कि भैया आप लोग तो भ्रष्ट ही हो, शुरुआत से ही आपके यहाँ भ्रष्टाचार होता है। कैसे? तो अगर मान लीजिए हमने ध्यान एक युद्ध का जिक्र किया, पलासी का युद्ध, है ना, 1757। अब उस युद्ध में गए, अब देखिए उस युद्ध में क्या होता है, सिराजुद्दौला और क्लाइव। अब क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफर को प्रलोभन दिया कि भाई तुम जो है हमारा साथ दो, तुम अपने सैनिकों के साथ हमारे साथ आ जाओ, जबकि वो सिराजुद्दौला का जो है सेनापति था, उसके साथ काम कर रहा था, बरसों से काम कर रहा था। लेकिन उस प्रलोभन यानी उस भ्रष्टाचार के चक्कर में वो कहां चला गया, क्लाइव के साथ चला गया। सिराजुद्दौला हार गए उस युद्ध में। परिणाम क्या हुआ, उसके थोड़े समय बाद जो है बक्सर का युद्ध हुआ और ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिश ने अपने भारत में प्रभाव बना लिया। अब देखिए एक छोटे से भ्रष्टाचार की घटना जो है हमें हमारे पूरे देश को गुलाम कर देती है। अब इसको छोटा मोटा मत समझिएगा, ऐसे ही जो छोटे छोटे जो भ्रष्टाचार होते हैं पॉलिटिकली, वो देश को गुलाम कर देगा। इसीलिए इसे रोकने के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। लेकिन रोकने पे तो बाद में जाएंगे, पहले कारण तो समझें। तो देखिए एक मैंने एग्जाम्पल बताया कि हिस्टोरिकली हमारे पास ये मौजूद है। अच्छा, एक बाबरनामा करके एक किताब है, उसमें भी एक जगह जिक्र किया गया है। बाबरनामा में क्या जिक्र किया गया है कि ये भारत में जो थोड़े से सैनिक, जो विदेशी लोग आते थे, जो आक्रमणकारी आते थे, वो सड़कों से गुजरते थे आक्रमण करने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव तक जाते थे, आक्रमण करते थे, लूटपाट करते थे, और लोग चुपचाप सड़कों के किनारे होकर उन्हें देखते रहते थे। उन आक्रमणकारियों के खिलाफ कोई लड़ता नहीं था। अब ये क्या है, हिस्टोरिकल रीजन है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों के ब्लड में, जीन्स में, इतिहास में, हमारे कल्चर में करप्शन इन्वॉल्व है, यानी कि हिस्टोरिकल रीजन हो गया। और क्या देखेंगे आप, सोशल रीजन पे हम बात करेंगे आपसे, इकोनॉमिक रीजन पे बात करेंगे। देखिए हमारे कल्चर में भी, हमारी जो संस्कृति है उसमें भी करप्शन का कहीं ना कहीं इनपुट है, इसलिए भी करप्शन बढ़ जाता है हमारे यहाँ। जैसे सोशल रीजन में क्या है, जैसे कास्ट, जाति, मैरिज इज ए सोशल रीजन। मैरिज में क्या होता है भाई, दहेज, डॉरी। अब डॉरी के लिए क्या करते हैं, बचपन से ही लड़की पैदा हुई तो शुरू से ही बचपन से ही भाई उसके माँ बाप को चिंता हो जाती है कि भाई दहेज देना है, पैसा इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना है। अब भाई वेतन तो जनरली आप जानते हैं भाई हर आदमी तो आईएएस नहीं होगा, आईपीएस नहीं होगा, सामान्य कर्मचारी हैं या निजी क्षेत्र में काम करते हैं, थोड़ा वेतन मिलता है। इधर उधर से भ्रष्टाचार करके पैसा जमा करने की कोशिश करने में लग जाते हैं। यानी कि हमारे कल्चर में, कस्टम में, ट्रेडिशन में करप्शन का इनपुट आ जाता है। ठीक, और भी रीजन आप देखेंगे, जैसे सोशल रीजन हो गया, हिस्टोरिकल रीजन हो गया, कॉम्प्लेक्स लॉ। हमारे देश में बहुत से कानून ऐसे हैं, स्पष्ट नहीं है, समझ नहीं आता, जनता को पता ही नहीं चलता। अब जैसे हमारे देश में अपन ने राइट टू इंफॉर्मेशन बनाया, इसके प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े, स्पष्ट नहीं है, समझ में नहीं आता लोगों को कि अगर मुझे आरटीआई से कोई जानकारी चाहिए विभाग से तो कैसे करें, उसमें भी इतने सारे पेज छुपे रहते हैं। ऐसे अच्छा कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन, लेकिन अशिक्षा का स्तर इतना ज्यादा है, इलिटरेसी इतनी ज्यादा है कि लोग उतना भी समझना नहीं चाहते। फिर हमारे देश में कि लोगों की एक मानसिकता बन जाती है, मुझे क्या करना,
है ना, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों लड़ाई मोल लूं, मैं क्यों बुराई मोल लूं, ये सब जो कॉन्सेप्ट लोगों के मन में रहता है, ये सब कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या रीजंस बन सकते हैं इन सब आधारों से, उस पर देखते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले बताया है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट, यानी कि किसी भी करप्शन के लिए दो बड़े महत्वपूर्ण कारण होते हैं, एक पॉलिटिकल रीजन और दूसरा इकोनॉमिक रीजन। पॉलिटिकल रीजन में क्या होता है आप लोग समझते ही हैं। पॉलिटिकल रीजन मतलब जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चुनाव जीतने के लिए क्या करती हैं, बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करती हैं। इसके अलावा पैसा उन्हें खर्च करना है तो वो डोनेशन लेती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से लेती हैं, लोगों से लेते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, कई बार अपराधियों से भी लेते हैं जो अपराध करते हैं, है ना, रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों से लेते हैं, अब बाद में उन्हें सपोर्ट करते। तो क्या हो गया, पॉलिटिकल रीजंस, है ना। और देखिए और कारण आप देख सकते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कैंडिडेट्स कौन होते हैं। अब चुनाव के लड़ने के लिए तो लोकसभा का चुनाव लड़ना है, बड़ा राज्य है, तो 70 लाख तक का तो इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दे रखा है। अब 70 लाख रुपए लेकर के कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है ना, तो आप खुद सोचिए कि वो 100% ऑनेस्टी के साथ सब चीज होगा, ये तो संभव नहीं है। वो बाद में फिर उन चीजों की वसूली भी शुरू होगी। अब ये होगी या नहीं होगी इसका तो कोई प्रमाणिक तथ्य मौजूद नहीं है, लेकिन ये पता है सबको, इन जनरल सबको समझ में आता है कि जो व्यक्ति इतना खर्च कर सकता है वो इतने सारे चीजों को अर्न करने की कोशिश भी करेगा और उसी में करप्शन का जन्म होगा। तो हमारे यहाँ के जो इलेक्शन प्रोसेस है या हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ते हैं, हमारे यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है, इन्हें भारत में जो नियम कानून इतने उलझे हुए हैं कि ये सब करप्शन के कारण बन जाते हैं। तो पॉलिटिकल रीजन को आप और डिटेल में देख सकते हैं। इकोनॉमिक रीजन में बहुत सारी चीजें आती हैं, इसको अलग से भी हम आपको एक टॉपिक में बताएंगे कि आखिर इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, करप्शन से कैसे जुड़ा हुआ है। यहां पर हम केवल एक रीजन के रूप में यहां ले रहे हैं। देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति होती है, ये करप्टिव एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर किसी देश में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ब्याज दर ज्यादा है, अगर किसी देश में टैक्स के रेट ज्यादा है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अगर मंदी की स्थिति है, तो आप क्या समझते हैं कि लोग एकदम ईमानदार बने रहेंगे, ऑनेस्ट बने रहेंगे, करप्शन नहीं करेंगे? तो ये गलत धारणा होगी। मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट करप्शन, ये करप्शन को जो है इंपैक्ट करता है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी है, टैक्स का रेट बैलेंस्ड है, कम है, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा करप्शन नहीं है ना, बहुत ज्यादा टैक्सेशन नहीं, तो लोग कर चोरी नहीं करेंगे। अब पता चला इनकम है 10 लाख रुपए और उसमें से 12 लाख रुपए, उसमें से 4 लाख रुपए तो आपको टैक्स ही देना है, तो क्या करते हैं लोग, टैक्स की चोरी करते हैं। क्या हो गया ये, करप्शन। या मान लीजिए छोटी सी दुकान है आपकी, आपने थोड़ा बहुत पैसा कमाया और जो है दिन भर आपने 2000 रुपए की चीजें बेची, उसमें आपको जो है 600 रुपए 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ, महीने भर में 20,000 रुपए आपने कमाया। अब वो 20,000 रुपए महीने भर में कमाया, अब वो टोटल जो उसमें से भी अगर आपको टैक्स देना पड़ेगा तो आप सोच में पड़ जाएंगे, यार मैंने 20,000 रुपए तो महीने भर में कमाया, बिजली का बिल, ये बिल, वो खर्चा, ये खर्चा सब मिला करके, तो चलो टैक्स बचाने की कोशिश करते। तो क्या करते हैं लोग, कोई अधिकारी जो होंगे टैक्स वाले, बिल नहीं दिया या कोई उसकी रसीदें नहीं दी, वो सब बचा करके वो टैक्स बचा ले जाते। तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा, महंगाई बहुत बढ़ रही है, चीजें खरीदने के लिए जा रहे हैं बहुत महंगा, खर्चा बहुत बढ़ गया। 500 रुपए रोज तनख्वाह मिल रही है और खर्चा रोज का जो है 300 रुपए है, 400 रुपए है, फिर हेल्थ के लिए भी खर्च करना है, एजुकेशन के लिए भी खर्च करना है, भविष्य के लिए भी बचाना है। तो आदमी क्या सोचता है, थोड़ा इधर उधर से मिल जाए, तो करप्शन शुरू हो गया। तो इन्फ्लेशन, टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट, मंदी, रिसेशन वगैरह में लोगों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है, तो करप्शन जो है बढ़ जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट्स इंक्रीजेस, वेल रेगुलेटेड एंड फाइनेंशियल सेक्टर। अगर हमारे अर्थव्यवस्था में वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर, एकदम नियंत्रित है चीजें, कंट्रोल्ड है, तब तो करप्शन नहीं होगा। लेकिन वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर होता ही नहीं है भारत में, है ना। बहुत सारे सेक्टर होते हैं जहां पर रेगुलेशंस जो होते हैं वो प्रॉपरली बने ही नहीं होते, है ना, कंट्रोल नहीं होते। टैक्स जो है वो उसके टैक्स वसूली के और टैक्स जमा करने के बहुत सारे लूप होल्स होते हैं,
लूप होल्स होते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, टैक्स की चोरी हो जाती है या करप्शन बढ़ जाता है। तो रेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर जो है ये करप्शन को कम करता है, और इनरेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, करप्शन को बढ़ा देता है। ठीक, अब और चीज देखिए आप, लेस करप्शन, हायर इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। अगर किसी देश में इकोनॉमिक फ्रीडम ज्यादा है, पॉलिटिकल फ्रीडम ज्यादा है, तो क्या होगा, वहां पर करप्शन कम होगा। इकोनॉमिक फ्रीडम ज्यादा है, पॉलिटिकल फ्रीडम ज्यादा है। इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब क्या हुआ कि आप व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको बहुत सारा लाइसेंस नहीं लेना पड़ रहा है, आपको बहुत सारी परमिशन नहीं लेनी पड़ रही है, 50 तरह के टैक्स नहीं जमा करने पड़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक फ्रीडम हुआ। व्यापार कीजिए, व्यवसाय कीजिए, और जो एक मिनिमम टैक्स है वो जमा कीजिए कम से कम, और देखिए आप बढ़िया इकोनॉमिक फ्रीडम में। पॉलिटिकल फ्रीडम ज्यादा है, पॉलिटिकल फ्रीडम यानी राजनीतिक स्वतंत्रता, मिली हुई राजनीतिक स्वतंत्रता, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिला हुआ और उसका लोग उपयोग कर रहे हैं, मूल अधिकारों का। तो पॉलिटिकल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम ज्यादा है तो करप्शन कम रहेगा। तो कारण है ये सब, दीज आर द रीजंस कि अगर आप इकोनॉमिक कंट्रोल बढ़ा दोगे या पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ा दोगे, लोगों को स्वतंत्रता नहीं दोगे उनकी बात कहने का, उनकी अपनी सोच विकसित करने का, तो अंदर ही अंदर क्या होगा, करप्शन पैदा हो जाएगा। लोग जो है करप्ट हो जाएंगे, अधिकारी जो है करप्ट हो जाएंगे, उनको बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक, आर्टिफिशियली क्रिएटेड मोनोपोली ऑफ पावर। अब क्या होता है, किसी डिपार्टमेंट में आप जाते हो, वो फल्ला साहब ही ये काम करेंगे, वही कर सकते हैं, दूसरा कोई करेगा ही नहीं। अगर वो छुट्टी पे हैं तो आपका काम नहीं होगा। या किसी भी सेक्टर में, केवल सरकारी क्षेत्र में नहीं, निजी क्षेत्र भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए, वहां भी आप जाते हैं, वो फल्ला कर्मचारी आएगा तभी काम होगा, दूसरा है तो नहीं होगा। अब कोई व्यक्ति 200 किलोमीटर दूर से आया है, वो तो यही सोचेगा मुझे कल फिर आना पड़ेगा, मेरा समय जाएगा, पैसा जाएगा, आने जाने में समस्या होगी। बेहतर है कि 50, 100, 200 रुपए खर्च कर देते, काम करवा लेते। क्या हो गया, अगर आर्टिफिशियली क्रिएट करेंगे मोनोपोली तो इससे करप्शन बढ़ जाएगा। ये तो मैंने आपको पेटी करप्शन का उदाहरण बताया, यही चीज ग्रैंड करप्शन में तब्दील हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा टेंडर जारी करना है, और टेंडर जारी करने के लिए कोई एक विभाग के एक मंत्री, एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, नो अकाउंटेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, द करप्शन विल बी एट हाईएस्ट लेवल, बहुत बढ़ जाएगा। और देखते हैं अनक्लियर रेगुलेशंस, ये भी एक समस्या रहती, रूल्स रेगुलेशन एक तो स्पष्ट नहीं रहते, फिर कॉम्प्लेक्स रहते, बहुत उलझे हुए रहते, समझ नहीं पाते उसको, तो जिसके कारण क्या होते हैं, आम जनता तो उसमें पेच में पढ़ना ही नहीं चाहती, और इसी कारण से करप्शन बढ़ जाता है। और एक छोटा सा कारण है, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं कि यही कारण हो, लो सैलरी। अगर लोगों का वेतन कम है तो अपनी आय को बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन ये भी है कि कई लोगों के पास तो बहुत ज्यादा आय है, बहुत संपत्ति है, लेकिन वो भी करप्शन करते हैं। तो ये सब कारण में आता है, अगर एक छोटा सा भी कारण है तो आप उसे जिक्र कर सकते हैं, है ना। तो एक तो लो सैलरी हो गया, नो इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज। अगर मान लीजिए जो संस्थाएं हैं, अब क्या इसमें क्या होता है कि कई बार जब सैलरी कम होती है, कोई छोटे पद पर होता है या बड़े पद पर भी है और उसका वेतन कम है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी छूट देते हैं, यार ठीक है यार वेतन ही कम है, ठीक है चल जाएगा। क्या हो गया, अब वो जो लिबर्टी है ना, वो जो छूट है, वो जो सॉफ्ट स्टेट का कंसेप्ट है कि हाँ छोड़ दो चलता है, क्या होगा, ये जो सोच बन गई ये करप्शन को बढ़ावा देता है। तो लो सैलरी एक कारण है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे देश की जो इंस्टीट्यूशंस हैं या एजेंसीज हैं, जब ये छूट देने लग जाती हैं या कड़ाई से उन पर निगरानी नहीं रख पाते हैं, तो इससे करप्शन और बढ़ जाता है। एक और चीज निकल के आया है रिसर्च में कि कई बार ऐसे लोग जो अपने काम से डिससेटिस्फाइड होते हैं, who are dissatisfied with the job and their workplace, जो अपने काम से असंतुष्ट होते हैं या अपने वर्क प्लेस से असंतुष्ट होते हैं, उनमें करप्शन का जो स्टेज होता है वो बढ़ जाता है, यानी उनमें भ्रष्टाचार की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और अगर जॉब सेटिस्फाइड है,
अगर व्यक्ति ऑटो ही चला रहा है बट ही इज हैप्पी विथ ड्राइविंग विथ ऑटो, यार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, तो क्या होगा, वो करप्शन नहीं करेगा। मतलब अगर उसको कुछ सामान मिल भी जाएगा तो जाके वापस कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ही इज सेटिस्फाइड विद द जॉब, वो बदमाशी नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा। कोई टीचर है और उसे अपने जॉब के साथ बहुत स्नेह है, बहुत अच्छा लगता है कि मैं टीचर हूं, भले ही उसे तनख्वाह 5 से 10 हजार रुपए ही मिल रहा है, तो क्या होगा, he will be satisfied with his job। उसको खुशी हो रही है कि मैं टीचर हूं और मैं इस प्रोफेशन को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो क्या हो गया कि सेटिस्फैक्शन जो है या डिससेटिस्फैक्शन जो है, ये भी करप्शन को प्रभावित करता है। और एक आगे बढ़ते हैं, इफ टॉप ऑफ द पॉलिटिक्स करप्ट देन करप्शन एट ऑल लेवल। अगर हमारे देश में हमारे जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं वही करप्ट होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि करप्शन एक सामान्य औपचारिकता बन जाएगी। हर व्यक्ति सोचेगा यार 50-100 रुपए देना तो बहुत अच्छी बात है, चलिए हमने गिफ्ट दे दिया, हमने मिठाई दे दी, हमने चाय पिला दी, ये एक टेंडेंसी बन जाएगी। तो ये जो टेंडेंसी होती है इसे भी खत्म करना पड़ेगा। तो करप्शन जो है अगर पॉलिटिक्स में हायर लेवल पर मौजूद है तो बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि निचले स्तर के लोग इसे सामान्य समझने लग जाते हैं और इसके विरुद्ध जो उनके मन में इसके विरुद्ध जो एक संघर्ष की भावना होनी चाहिए, जो एक जागरूकता होनी चाहिए करप्शन के विरुद्ध, वो विकसित नहीं हो पाती है। तो इसीलिए द पॉलिटिक्स ऊपर से तो बिल्कुल जो है करप्शन होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से। और जब ये ऊपर के अधिकारी, ऊपर के जो राजनीति के रहेंगे वो करप्ट नहीं होंगे तो ये कल्चर नीचे तक जाएगा और एक बेहतर समाज का निर्माण हो पाएगा। इनके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स एंड लेजिस्लेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। देखिए अब लेजिस्लेशन जो है, अब ये भी कई बार करप्शन को प्रभावित करता है। हमारे देश में संविधान में 2 चीजें हैं और ये प्रशासनिक अधिकारियों को, लोक सेवकों को प्रोटेक्ट करता है। एक आर्टिकल 310 और आर्टिकल 311। आर्टिकल 310 को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि हमारे देश में जो हमारे जैसे अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवा के अधिकारी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अप टू द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो राज्य में काम कर रहे हैं तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। अब ये क्या हो गया, उनको सुरक्षा होगी, जॉब सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। अब उनके अंदर का डर थोड़ा कम हो गया कि भाई राज्यपाल तक मैटर जाएगा तब ना कोई कार्रवाई होगी, राष्ट्रपति तक मैटर जाएगा तब तो कोई बात होगी। और दूसरा आर्टिकल 311 कि जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया है, यानी कि अगर केंद्रीय सेवा या अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं तो राष्ट्रपति, और अगर राज्य सिविल सेवा के अधिकारी हैं तो राज्यपाल, गवर्नर, और उनसे नीचे का अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। तो यहां पर ये दूसरी महत्वपूर्ण बात हो गई कि हमारे यहाँ के जो लेजिस्लेशन है अगर वो उनको प्रोटेक्ट करता है, या हमारे यहाँ का जो एथिक्स है, जो कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स है, अगर वो उनको प्रोटेक्ट करता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, करप्शन बढ़ जाएगा। और एक चीज देखते हैं, हैबिट्स, ये भी बहुत अच्छी चीज है। हैबिट्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। अब देखिए हैबिट, लोगों की आदत ही है, शुरू से बचपन से उनको आदत पड़ गई है ना। जब छोटे थे तो मम्मी पापा ने उनको खुश करने के लिए चॉकलेट दे दी, अरे रो रहा है एक चॉकलेट दे दो, ये वस्तु मांग रहा है तो इसको खुश करने के लिए सामान उपलब्ध करा दो। भले ही वो गलत था लेकिन पेरेंट्स ने उनको इस टेंडेंसी को जन्म दिया। जब स्कूल गए, कॉलेज गए, उनकी ये हैबिट बनी रही, वो हर मामले में जिद करते रहे और चीजें प्राप्त करती। अब यही हैबिट वो प्रशासन में जाके भी कायम रहेगा। और क्या होगा कि उनकी जो हैबिट है कुछ अतिरिक्त पाने की, पूरी ईमानदारी से बचने की और कम मेहनत में चीजों को हासिल करने की, अमीर बनने की टेंडेंसी गलत तरीके से, ये उनका वहां भी कायम रहेगा, हैबिट बन गई और वो करप्शन को बढ़ावा देगा, है ना। तो कई युवाओं को यहाँ पर ये चीज सोचना चाहिए कि अगर वो लोक सेवा में जाना चाहते हैं तो वहां पर जरा ध्यान रखिए कि आपकी हैबिट में कहीं ये सब चीजें तो नहीं आ रही है, क्योंकि लोक सेवा सेवा है, वो पैसा कमाने का साधन नहीं है। तो जब आप सेवा के लिए जा रहे हैं
तो उस नजरिए से जाइए, और जब आप उस नजरिए से काम करेंगे तो आप बेहतर समाज के निर्माण में योगदान देंगे और रीजंस भी आपको समझ में आएंगे। कस्टम, हमारे देश में बहुत सारे कस्टम है, ट्रेडिशन है, मैंने पहले भी जिक्र किया, मैरिज से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। अब कोई जो है बहुत, उसके पास गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बड़ा मकान है ना, खूब दिखावा की चीजें हैं। अब कोई व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि उस व्यक्ति ने ये संसाधन कहां से यहाँ पर इतना सारा हासिल किया, है ना। लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ रहा है। भूल जाते हैं कि इसने समाज में ये जो शक्ति और ये जो पैसा कमाया है, उसके पीछे उसका भ्रष्टाचार है, करप्शन है। और जब ये चीज भूल करके ने समाज उसको उसी स्तर पर रेस्पेक्ट दे रहा है, जबकि हमारे देश में जो कस्टम और ट्रेडिशन ये है कि भाई उसके पास पैसा ज्यादा है, सामान ज्यादा है, उसको दिखावा ज्यादा है, बड़े पैमाने पर वो शादियां कर रहा है, आडंबर ज्यादा दिखा रहा है, तो लोग क्या रहे, ज्यादा रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। ऐसा नहीं, आप देखो कि ये सब पैसा वो कहां से ला रहा है, उसको मिल कहां से रहा है ये सब ये कहीं ऐसा तो नहीं वो करप्शन मतलब क्या हुआ, उसने कुछ लोगों का हक मार के, कुछ लोगों के हित को नुकसान पहुंचा के उसने ये संसाधन इकट्ठा किया और अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए वो इसे दिखावा कर रहा है। तो वहां पर जब आप उसको ये कस्टम और ट्रेडिशन में जब ये आ गया कि भाई हम लोग जो है ऐसे लोगों को सम्मान करेंगे, प्रतिष्ठा देंगे, उसकी आलोचना नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, करप्शन को बढ़ाएगा। तो इसीलिए हैबिट्स, कस्टम, ट्रेडिशन, ऑल दिस थिंग्स जो है इफेक्ट करता है। कम होगा या ज्यादा होगा वो तो डिपेंड करता है कि कैसा आपने डेवलप किया है, लेकिन ये इफेक्ट जरूर डालता है। अब एक और चीज देखिए, डेमोग्राफिक में कई चीजें आती है, यानी जनसंख्या का जो अध्ययन होता है, एज है, सेक्स है, रेस है, डेंसिटी। अब ये भी एक स्टडी से निकल के आया कि उम्र का क्या करप्शन से कोई रिलेशन है, ठीक है। जो लिंग है यानी कि पुरुष और महिला का क्या संबंध है, रेस यानी कि प्रजाति का क्या संबंध है, डेंसिटी यानी कि घनत्व अगर ज्यादा है तो क्या होगा। तो ज्यादातर देखने का आता है कि डेंसिटी ज्यादा होगी, किसी देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है ना, तो करप्शन क्या हो जाएगा, जनरली क्या होगा, ज्यादा होगा। जरूरी नहीं है लेकिन जनरली ज्यादा होगा। प्रजाति, रेस के आधार पर करप्शन की स्टडी के बारे में विवरण नहीं है, एज के आधार पर भी ये जो है विवरण स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। हाँ, एक चीज जरूर ये स्टडी में सामने आई है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा थी या जिन सेक्टर्स में महिलाएं ज्यादा काम कर रही थी, वहां पर करप्शन का स्तर नीचे था। और पैट्रियार्कल सोसाइटी या जहां पर पुरुषों की संख्या ज्यादा थी या पुरुष ज्यादा काम कर रहे थे, वहां करप्शन का स्तर ज्यादा था। लेकिन ये कॉमन नहीं है, ये कुछ विशेष स्टडी से निकल के आया। यानी कि डेमोग्राफी में सेक्स, डेंसिटी, एज और रेस भी इंपैक्ट कर सकता है, ये चीज ध्यान में रखिए। अब यहां पर देखिए, क्लिटगार्ड का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उन्होंने बहुत अच्छी एक फॉर्मूला डेवलप किया। लेकिन फॉर्मूला डेवलप करने से पहले देखिए ये क्या बता रहे हैं कि किसी भी देश में अगर कोई व्यक्ति करप्शन करता है, इफ ए पर्सन इज मेकिंग करप्शन, और करप्शन से होने वाला लाभ उसको ज्यादा है, उसको दिए जाने वाले फाइन, मान लो वो पकड़ा गया, यानी लाइकलीहुड टू बी कॉट, यानी अगर वो पकड़ा गया, पकड़े जाने के चांसेस अगर, और उसको जो पेनल्टी है उसकी तुलना में जो करप्ट गेन है ये ज्यादा है, तो क्या होगा, करप्शन बढ़ जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपए का मान लीजिए घोटाला किया, मान लीजिए बैंक से कर्ज लिया, नहीं दिया पैसा, इधर उधर भाग गया, छुप गया, नहीं दे रहा ईएमआई, अब ये देखिए करप्ट गेन हो गया। अब जब उसको पकड़ने के चांस क्या हो रहे हैं, कम है, पुलिस जो है हल्के में ले रही है, मिल जाएगा, आ जाएगा, तो क्या हो गया, लाइकलीहुड टू बी कॉट, यानी कि कब पकड़ा जाएगा मालूम नहीं, कहीं भी छुपा हुआ है, मजे कर रहा है ना। कई जगहों पे आपने सुना होगा कि यार इतना 5 करोड़ रुपए जो है ले लो, लोन ले लो, और उसको फैक्ट्री, मान लो छोटा मोटा फैक्ट्री बिठा दिया, बाद में 2 साल बाद बोला वही फैक्ट्री बैठ गई, वो गायब हो गया। अब सरकार जो है या बैंक जो है उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं कर पाती है ठीक से, तो लाइकलीहुड टू बी कॉट क्या हो गया, कमजोर हो गया। और पेनल्टी जब होगी केस चलता रहेगा,
कोर्ट में, और पता चला 10 साल 15 साल 20 साल निकल गए, अब उसने तो मजे तो ले लिए पूरे उसने करप्ट गेन के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि करप्ट गेन अगर ज्यादा है और पेनल्टी और लाइक्लीहुड टू बी कॉट कम है तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को। और उन्होंने एक और अच्छी बात बताई कि देखिए M प्लस C मतलब होता है करप्शन, M प्लस D माइनस A, M मतलब होता है मोनोपोली, D मतलब होता है डिस्क्रिशन, और A मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि या इसको आप बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंसी। यानी किसी समाज में या अर्थव्यवस्था में अगर मोनोपोली ज्यादा है, अधिकारियों की डिस्क्रिशनरी पावर यानी विवेकीय शक्ति डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा है, और ट्रांसपेरेंसी कम है, एक ही जगह आप टीवी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी जो है ये क्या करेंगे, अगर ट्रांसपेरेंसी कम है तो भ्रष्टाचार क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ट्रांसपेरेंसी को आप बढ़ा देंगे तो M प्लस D पर ये असर डालेगा, यानी मोनोपोली भले ही ज्यादा हो, डिस्क्रिशनरी पावर भले ही ज्यादा हो, लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देंगे तो ये माइनस कर देगा करप्शन को। बाद में इसमें कुछ विद्वानों ने, कुछ जो थिंकर्स हैं उन्होंने कुछ और भी चीजें इसमें शामिल की कि M प्लस D माइनस ट्रांसपेरेंसी माइनस मोरालिटी, यानी लोगों में अगर नैतिकता कम है, मोरालिटी कम है ना, और ट्रांसपेरेंसी भी कम है, ट्रांसपेरेंसी भी कम है, मोरालिटी इज लेस, ट्रांसपेरेंसी इज लेस, और मोनोपोली और डिस्क्रिशन ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, करप्शन ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। और अगर मोनोपोली और डिस्क्रिशन के साथ अगर आप ट्रांसपेरेंसी और मोरालिटी को बढ़ा देंगे तो ये तो माइनस कर देगा ना, भले ही मोनोपोली ज्यादा है, भले ही जो है डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा है, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी और आपने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दी और मोरालिटी को बढ़ा दिया, चाहे जैसे भी जिस भी तरीके से आपने एजुकेशन के तरीके से बढ़ा दिया या कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिग्री ऑफ करप्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि करप्शन के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन करने की जरूरत है, और हमारे देश में इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी की गई, बहुत से तरीके अपनाए जा रहे हैं, न जाने कितने सारे कानून बने हैं, उन सब के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे धीरे धीरे। लेकिन यहां पर हमने जो बात आपको बताई है ये मुख्य रूप से केंद्रित है करप्शन के विभिन्न कारणों के ऊपर, और इन कारणों के ऊपर हमने चर्चा की है, जिसमें आपको सबसे पहले हमने ये बताने का प्रयास किया कि आखिर करप्शन के कारणों को जानने से पहले हमारे दिमाग में क्या क्या बातें होनी चाहिए। फिर हमने ये बताने का प्रयास किया कि वो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो करप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि करप्शन को जनरली देखिए किन किन भागों में बांट कर स्टडी की जाती है, हिस्टोरिकल रीजन, सोशल रीजन, कॉम्प्लेक्स लॉ, है ना, पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल रीजंस, है ना। पब्लिक ओपिनियन भी बड़ा फैक्टर होता है, अगर लोगों का जनमत करप्शन के विरुद्ध नहीं होगा तो करप्शन को रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो आगे इन सब बातों पे और चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल जो रीजंस मैंने आपको बताए और लास्ट में मैंने आपको बताया कि क्लिटगार्ड ने कैसे इसको एक फॉर्मूले के रूप में बनाया, और उसने बताया कि M प्लस D माइनस T या A ये जो है ये करप्शन का एक फॉर्मूला बन जाता है। इसी को सुधार करके उन्होंने बाद में डेवलप किया कि अगर मोनोपोली और डिस्क्रिशनरी पावर अधिकारियों की ज्यादा है, और अगर हमने ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ा दिया, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ अगर हमने मोरालिटी को भी बढ़ा दिया, तो करप्शन को कम किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मोनोपोली और डिस्क्रिशनरी पावर को कम से कम करने की कोशिश करें तो करप्शन अपने आप कम हो जाएगा, और इस तरह से करप्शन के कारणों को जानने में हमें ये सारे टॉपिक मदद करते हैं। तो यहाँ पर करप्शन के कारणों को जानने के बाद करप्शन का जो इम्पैक्ट है और उसको दूर करने के जो उपाय हैं उसको आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।